Continue with chapter cash flow statement. Today in this video we will discuss a complete cash flow statement format. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सेपरेट कैलकुलेशन करना सीखा, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इन्वेस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फाइनेंसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेपरेट हमने हर एक एक्टिविटी को सॉल्व करना सीख लिया। अब इस वीडियो में हम कंबाइंड सीखेंगे कि विदाउट एडजस्टमेंट आपको एक कैश फ्लो का क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। एज यू कैन सी हम क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करने लगे हैं। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है एक, इसमें नोट नंबर 1 लिखा गया है और नोट नंबर 1 की डिटेल आपको नीचे दी गई है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। सो सबसे पहले हमने कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लिया। ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है, ऊपर लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ आपको 12 एंड 13 है तो हमने 2013 लिख लिया। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले नंबर फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए हमने पढ़ा है कि हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, इट ऑल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर हम इसके वर्किंग नोट की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले हमें चाहिए होता था डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस। तो हेयर इट इज रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बारे में डिटेल आपको नीचे गिवन है। तो यहाँ लिखा गया रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आपके पास आ गया 1 लाख। अगर फॉर्मेट में आगे चले तो इसी फॉर्मेट में आता था ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व तो है ही नहीं, अगर होता तो नोट नंबर 1 में ही गिवन होता। देन आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होता, तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ही नहीं, तो मतलब वो भी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे गिवन होता, वो भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड, वो भी कोई लॉस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। लेस वाले में हम कहते थे रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड, वो भी आपको नहीं गिवन। मतलब इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सिर्फ आपको सरप्लस का डिफरेंस गिवन है। तो सरप्लस का डिफरेंस है वो तो हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 4 लाख माइनस 3 लाख, इट कम्स टू बी 1 लाख। अगर इसमें और भी कोई डिटेल होती तो हम वर्किंग नोट सेपरेट बना लेते। देन इसके बाद आता था एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें सबसे पहले आता था डेप्रिसिएशन को ऐड करना। सो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं गिवन, अगर गिवन होता तो आपको नीचे वर्किंग नोट्स में गिवन होता। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो ऐड वाली कोई आइटम नहीं है। लेस में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो ये वाली आइटम हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। देन आप यहां करेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और लेस में हम इसका रिवर्स कर लेते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहा है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, तो हम पहले फॉर्मेट में सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज के नीचे सिर्फ आपको ट्रेड पेबल गिवन है। पहले ट्रेड पेबल थे 48,000 के, बाद में हो गए 40,000 के। सो करंट लाइबिलिटी जो है वो कम होगी। जब करंट लाइबिलिटीज कम होती तो हम इसको कहाँ लिख देते हैं, लेस में लिख देते हैं। सो हमने लिख दिया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, 48,000 से 40,000 हो गए, कितने डिक्रीज हो गए, 8,000 के। इसके बाद करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ये कभी भी हम नहीं इंक्लूड करते बिकॉज करंट इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये वहां जाती है। इन्वेंट्रीज पहले थे 82,000 के, बाद में हो गए 76,000 से। इन्वेंट्रीज कम हो गई है, मतलब करंट एसेट कम होगी, जब कम होती तो हम यहां लिखते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। पहले थे
82 बाद में हो गए 76 के, मतलब कितना डिक्रीज आ गया इसमें 6000 का, तो हमने यहाँ लिख लिया 6000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स पहले थे 92,000 के, फिर हो गए 38,000 से, ये भी कम हो गया। सो लिख लिया डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, माइनस करके हमारे पास आ गया 54,000। फिर करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये तो यहाँ आता ही नहीं है। सो दो ही आइटम इसमें आती थी, वो हमने लिख ली। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 60,000। 1 लाख प्लस 60,000 1,60,000। 8,000 आपका लेस में है, सो 8,000 को हमने इससे माइनस कर दिया, ये आपके पास आ गया 1,52,000। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते थे इनकम टैक्स की। सो क्वेश्चन में इनकम टैक्स के बारे में या प्रोविजन ऑफ टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। सो यही आपका ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर होगा, तो ये हम लिख देंगे कैश, पॉजिटिव आ रहा है ना, कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें करंट एसेट और नॉन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की तो लाइबिलिटी साइड तो हमने देखनी ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट में आपको टेंजिबल एसेट गिवन है, पहले थे 5,60,000 के, बाद में हो गए 8,50,000 के, मतलब ये इंक्रीज हो गए हैं। टेंजिबल एसेट तो इंक्रीज होने का मतलब हमने खरीद लिए हैं, सो हमने यहाँ लिख दिया परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। कितने का परचेज किया, डिफरेंस लिख लिया 1,90,000। खरीदा है तो पैसे का आउटफ्लो होता है, सो नेगेटिव आइटम। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले थी 1,60,000 की, फिर बढ़कर होगी 2,32,000 की, मतलब ये भी इंक्रीज होगी है। इंक्रीज का मतलब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो कितने से इंक्रीज होगी, इसका भी डिफरेंस लिख लिया 72,000। खरीदी है तो पैसे का आउटफ्लो होगा, तो नेगेटिव आइटम। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आता, सिर्फ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। सो इन दोनों को माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये प्लस करके आपके पास आ गया, बट स्टिल द वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन थर्ड हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, उनके इंटरेस्ट, डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। तो सीधा लाइबिलिटी साइड देखेंगे। शेयर कैपिटल पहले थी 6 लाख की, बाद में होगी 8 लाख की, सो 2 लाख बढ़ गई, तो बढ़ गई मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल पॉजिटिव। जब हम लोगों को शेयर देते हैं तो पैसे का इनफ्लो होता है, सो पॉजिटिव आइटम। रिजर्व सरप्लस देखना नहीं हमने, वो हमने पहले देख लिया है। लॉन्ग टर्म बोर्विंग पहले थी 1,50,000 की, बाद में होगी 1 लाख की, मतलब कम हो गई है। कम का मतलब होता है इनकी हमने रीपेमेंट कर दी है। सो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितने से पेमेंट की है हमने 50,000 से, सो पेमेंट करी है, पैसे का आउटफ्लो होगा, ये नेगेटिव आ गया। और इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सो इसको आपस में सॉल्व कर लिया, ये 1,50,000 आपके पास पॉजिटिव आ गया। अब आपके पास ऑपरेटिंग का आंसर आ रहा था 1,52,000, इसका था नेगेटिव 3,62,000 और फाइनेंसिंग का आ गया 1,50,000। इन तीनों को, इन दोनों को आपस में प्लस करके इससे हमने माइनस किया, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, दैट इज 60,000 नेगेटिव में। जब नेगेटिव आती है तो हम यहां लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर पॉजिटिव आती तो नेट इंक्रीज लिख देते हैं। अब इंपॉर्टेंट, ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, दैट वाज 70,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट में ही इसमें आती है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,34,000। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस देखने, डिफरेंस नहीं देखना। इन दोनों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 2,04,000। 60,000 नेगेटिव था, तो इसको आपस में सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 1,44,000। अब जो ये 1,44,000 है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट के आना चाहिए। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना था 94,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का था 50,000। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये 1,44,000 के बराबर ही बनता है। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों के आंसर को सॉल्व किया, 60,000 आ गया। इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को प्लस किया, जो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके
वो क्लोजिंग के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रहा तो कोई ना कोई मिस्टेक कमिट होगी है।